नमस्कार, द हिट शो में आपका स्वागत है और आज हमारे मेहमान हैं लांजी के विधायक राजकुमार कर्राहे जी, जो कि विद्यार्थी परिषद से अपनी सियासत को शुरू कर आज एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधायक के रूप में कर रहे हैं। उनका सियासी सफर, उनके अपने बयान जो कभी कभी चर्चा में बहुत रहते हैं, और क्षेत्र के हालात, चूंकि लांजी क्षेत्र बालाघाट जिला मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी चुनौतियों से भरा हुआ है, उसके बीच में काम करना कितना कठिन है, इन विषयों को छूने का आज प्रयास करेंगे। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लांजी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लांजी की अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन आपके अपने जीवन की चुनौतियां जो सियासत से जुड़ी हैं, विद्यार्थी परिषद से आज तक, उन्हें किस तरह से बयां करेंगे? देखिए, मेरा कोई राजनीतिक परिवार नहीं रहा है। दादाजी पहले 52 और 57 का जरूर चुनाव लड़े थे, लेकिन पापा किसान थे। और उसके बाद में जब मैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा पढ़ रहा था, उसी समय 11वीं कक्षा से मैं विद्यार्थी परिषद में आ गया था। और पहला चुनाव मैं वाइस प्रेसिडेंट का, जो हम उपसाला नायक कहते थे, वो चुनाव लड़ा था 1994 में। फिर 12वीं कक्षा में मैंने चुनाव लड़ा था साला नायक का। और फिर फर्स्ट ईयर में आते ही मैंने अपना विद्यार्थी परिषद जो है उसमें काम करना प्रारंभ किया। और फिर 97 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे का नगर का अध्यक्ष, फिर मंडल का अध्यक्ष 99 में। इस तरह से 2 बार युवा मोर्चे का मंडल का अध्यक्ष रहा। फिर 2005 में युवा मोर्चे का जिले का अध्यक्ष रहा। उसी समय मैं जिला पंचायत का सदस्य भी निर्वाचित हुआ। तो इस तरह से राजनीति सफर जो है वहीं से प्रारंभ हुआ था। और 2010 में जनपद पंचायत का अध्यक्ष रहा, किसान मोर्चे का जिले का अध्यक्ष रहा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य में रहा, किसान मोर्चे के, युवा मोर्चे के। तो ये क्रम चलता रहा और धीरे धीरे करके आज यहाँ पहुंच गए। ये तमाम दायित्वों का निर्वहन आपने किया। एक सवाल बार बार सियासी गलियारों में उठता है, सियासत की नर्सरी थी, चाहे हम विद्यार्थी परिषद की बात कर लें, एनएसयूआई की बात कर लें, छात्र नेता जो बनता था, तो एक छोटे से इंस्टीट्यूशन से नेतृत्व क्षमता जो डेवलप होती थी, वो विधायक, सांसद और मंत्री, केंद्रीय मंत्री तक जाती थी। आज वो चीज आपको लगता है कि उतनी सक्रियता से छात्र राजनीति हो पा रही है, और वो शुचिता बची है, वो ताकत बची है जो पहले विद्यार्थी परिषद, विद्यार्थी नेता में जो क्या था कि पहले कुछ मूलभूत आवश्यकताएं थी जो कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर में नहीं थी। लेकिन और हम लोग ज्यादातर आंदोलन भी उसी चीज के लिए करते थे। जैसे हमारा विद्यार्थी परिषद में रहते हुए लांजी का जो कॉलेज था वो नहीं था, वो वहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल में लगता था। जमीन नहीं थी हमारे पास में। तो उसी बात को लेकर मैंने 2 बार आंदोलन किया और तीव्र आंदोलन किया। तो इससे एक पूरा क्षेत्र के अंदर में मैसेज गया कि एक लड़का है जो काम कर रहा है और विद्यार्थियों की मांगों को उठा रहा है। वो चाहता है कि कॉलेज लांजी के अंदर में बने। लेकिन सरकार 2003 में हमारी आई और उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि कॉलेजों के निर्माण कार्य हुए, स्कूलों की स्थिति बेहतर हुई, तो सारी चीजें हुई। तो अब आंदोलन करने के लिए विद्यार्थी के पास में कुछ ऐसा ज्यादा बचा नहीं है, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, चाहे वो एनएसयूआई हो। फिर उस समय में छात्र संघ के चुनाव हुआ करते थे स्कूलों के अंदर में, कॉलेजों के अंदर में। अब वो छात्र संघ के चुनाव भी नहीं हो रहे हैं। तो जो लीडरशिप डेवलप होना चाहिए स्कूल कॉलेज से, वो अब हमको देखने को नहीं मिलती है। अब वही है कि जो कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद को मिलता है, वो कार्यक्रम अब विद्यार्थी परिषद समय समय पे करते रहता है। तो वहीं हमारे जो छात्र नेता हैं अपना अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर काम करके अच्छे छात्र नेता अभी भी राजनेता बन रहे हैं। और जैसे हमारे यहाँ कोई उदाहरण है, चाहे वो हमारे विधायक हैं, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष रहे, जिसके सांसद हैं, और उसके बाद में वैभव पवार जी हैं, विद्यार्थी परिषद से आए हैं, युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी परिषद से निकले हुए अब जो लोग हैं, चाहे वो पहले के समय में शिवराज जी रहे हों, चाहे प्रहलाद जी रहे हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी रहे हों, तो ये सब विद्यार्थी परिषद से ही निकल करके बड़ी राजनीति में धीरे धीरे करके आए हैं। अगर ये जो नर्सरी है ये उतनी सक्रिय नहीं है, आज नेता नहीं बना, आपने इतने सारे नाम लिए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का फ्रेम देखते हैं वर्तमान सक्रिय नेताओं में, तो बहुत सारे विद्यार्थी परिषद के चेहरे ही नजर आते हैं। अब क्या होगा, चूंकि ना इलेक्शन है नीचे
और इलेक्शन नहीं है तो वो फाइट करने की गुण भी नहीं आ पा रहे। हाँ है, वो चीजें अब इसी कारण से क्या है कि जो हमारे राजनीति के प्रति युवाओं का रुझान होना चाहिए वो कुछ समय से कम हुआ है और वो अपने ज्यादातर अब अपने व्यवसाय में जॉब की तरफ मोटे हुए हैं। तो इस कारण से बड़ा अंतर हमको देखने को मिलता है कि जो क्षेत्रों के अंदर में नेताओं की उत्पत्ति वहां से हुआ करती थी, अब वो चीज नहीं आ रही है। जो आंदोलन से नेता आते थे अब वो नेता नहीं आ रहे हैं। तो जो अनुभव की जो कमी है अब वो सारी चीजें देखने को मिलती है राजनीतिक क्षेत्र में। तो वो एक संघर्ष का समय भी रहता है और लोग कम संसाधनों में काम किया करते थे, तो वो सब चीजें अब की राजनीति में नहीं है। अब तो जब तक कि आपके पास में संसाधन नहीं है, आपका व्यवसाय नहीं है, आप राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि अब आपको काम भी काफी मिलता है और पार्टी आपको समय समय पर आपको अलग अलग जगहों पर काम करने के लिए लगाती भी है। तो वो अब जो पहले आंदोलन हुआ करते थे किसी बात को लेकर के, अब आंदोलन ही नहीं हो रहे हैं, तो आंदोलन से नेता पैदा नहीं हो रहा है। चुनाव नहीं हो रहे हैं छात्र राजनीति के, तो वहां से नहीं हो। इलेक्शन आवश्यक है, जैसे अभी डीयू में हुआ, जैसे अभी हमारे लोग अब निर्वाचित होकर आए विद्यार्थी परिषद के। तो इस तरह से चुनाव नीचे स्तर पर भी, महाविद्यालय स्तर पर भी होना चाहिए, ताकि हर किसी को अपने नेतृत्व करने की क्षमता आती है। एक क्षेत्र बचता है जहां अभी भी इलेक्शन लड़ना होता है। आप चूंकि जिला पंचायत, जनपद पंचायत और फिर विधानसभा स्तर, ये जो आपकी यात्रा रही है, छोटे से क्षेत्र के डेवलपमेंट को देखना और फिर विधानसभा क्षेत्र के डेवलपमेंट को देखना, त्रिस्तरीय पंचायत जो है वो कितनी लाभकारी इस विकास में है? नहीं, वो तो कहना चाहिए कि आधार स्तंभ है त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, क्योंकि जितने भी सरकार के प्रोग्राम्स आते हैं वो इन्हीं के माध्यम से नीचे गांव स्तर तक के पहुंचते हैं और गांव का विकास भी बड़ी तेजी के साथ में हुआ है। निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी और इससे पहले हमारे शिवराज जी रहे और डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, इनके भी प्रयास से गांव स्तर पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो स्कूल्स हो, प्राइमरी की, माध्यमिक की, चाहे वो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हो। अभी शांतिपनी स्कूल जो है उसमें बड़ी संख्या में हमारे यहाँ की बच्चे जो जा रहे हैं। कॉलेजों की स्थिति बहुत बेहतर हुई है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हुई है। फिर पंचायत स्तर पर जो सचिव हैं, सहायक सचिव हैं, सरपंच है, पंच की बॉडी है, ये नीचे स्तर तक के योजनाओं को पहुंचाते हैं, तो आम व्यक्ति को अब लाभ मिल रहा है और अंतिम छोर के व्यक्ति तक के शासन की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। तो पंचायत राज व्यवस्था तो आधार स्तंभ है हमारे विकास कार्यों में, और मैं समझता हूं कि इनको कुछ अगर पंचायतों को पहले जो पावर्स थे उस तरह से पावर्स मिलेंगे तो निश्चित तौर से ग्रामीण स्तर का विकास और तेजी के साथ में आगे बढ़ेगा। एक बड़ा चैलेंज, अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में सहभागिता की, जनजातीय क्षेत्रों में एनजीओ जो काम कर रहे हैं वो अपने क्षेत्र की छोटी सी समस्या से लेकर और बड़े जो विषय हैं उन तमाम विषयों को लेकर मंथन हुआ। मुख्यमंत्री ने खुद उद्घाटन किया उस मीट का। जनजातीय क्षेत्रों में जो विकास है उस विकास का एक विरोध वहीं से भी निकल कर आता है, और वही शायद लांजी और आसपास बालाघाट, बहुत सारे जिले, कुछ जिले हैं ऐसे, अभी बहुत सारे तो नहीं बचे, वहीं से विरोध भी शुरू होता है। तो ये जनजातियों को विकास से जोड़ना, उनके मन को उसके लिए तैयार करना, क्या जो सरकार लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रही है केंद्र और राज्य की, कोई असर अब दिख रहा है? नहीं, बहुत बड़ा असर है। और मेरे यहाँ तो जो बालाघाट जिला आता है वो कहना चाहिए कि ट्राइबल में हम बड़ी संख्या में वहाँ लोग रहते हैं, लेकिन कभी आप वहाँ आकर देखेंगे तो आपको ये चीज़ महसूस होगी कि हमारे यहाँ का जो ट्राइब है वो काफ़ी विकास किया है उसने। और हमारा जो सामान्य क्षेत्र है और ट्राइब क्षेत्र, जैसे बैहर मेरी विधानसभा से लगा हुआ क्षेत्र है, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर बजट भी, अतिरिक्त बजट जो है वो चाहे वो केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का पहुँच रहा है, और उससे डेवलपमेंट जो है वो सामान्य क्षेत्र से बेहतर डेवलपमेंट हमको ट्राइबल बेल्ट का दिखता है, क्योंकि वहाँ पैसा खूब आ रहा है और उसका उपयोग भी हो रहा है और उसका जो लाभ है हमारे ट्राइब्स को मिल भी रहा है। और आप नीचे स्तर तक के देखेंगे तो जिस तरह से सरकार ने योजनाएं प्रारंभ किया है, तो हमारा जो खास करके बैगा जनजाति जो है हमारे यहाँ पर
संख्या में है। मेरे क्षेत्र में कुछ कम है, बैहर विधानसभा में ज़्यादा है। तो उनके भी आज हमारे योजनाओं के तहत मकान बने हैं और बढ़िया अच्छे से रहन सहन उनका बदलाव आ रहा है। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, सरकार उन तक के सड़कें पहुंचा रही है, बिजली पहुंचा रही है, पानी पहुंचा रही है। तो हमारे यहाँ का जो आदिवासी समाज है विकास की नई धारा पे जुड़ा है और सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ ले रहा है। और सरकार का जो मोटिव है कि ट्राइब को निकाल करके, जो जंगल से बाहर निकाल करके उनको अच्छे बेहतर व्यवस्थाएं दे सके, तो वो व्यापार भी कर रहे हैं। जंगल के जो संसाधन है, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो बांस हो, चाहे वो तेंदू पत्ता हो, उस कटाई में लग जाते हैं। तो बड़ी संख्या में उनके पास में जो आर्थिक जो लाभ उनको मिलता है, तो उससे बढ़िया अच्छा विकास हमको देखने को मिलता है हमारे अपने विधानसभा में, जिले के अंदर में। ये कहा जाए कि सरकार के जो प्रयास है वो रंग लाए हैं, विकास का विरोध अब उन अंचलों में खत्म हो गया है एक तरह से। शिक्षा कितना कारगर साबित हुई, चूंकि हम जिस आयोजन का मैंने भी पिछले प्रश्न में उल्लेख किया, वहां मैंने देखा कि साहित्य भी बनाया गया है। उन भाषाओं को संकलित कर, उनके व्याकरण हो, चाहे शब्दावली हो, और जो वहां की परंपराएं हों, उन तमाम चीजों को सहेजने का प्रयास किया है। सरकार के जो प्रयास हैं वो अपनी जगह रंग लाए हैं, लेकिन एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, रोजगार, जिसका आपने उल्लेख किया। चूंकि वहां की जो आबादी है वो वनोपज पर ही ज्यादातर डिपेंड है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उन क्षेत्रों में जाना थोड़ा सा कठिन सा लगता है। मध्य प्रदेश सरकार प्रयास अभी भी कर रही है, पिछले लंबे समय से, शिवराज जी के समय से भी होता है। डॉक्टर मोहन यादव ने तो उद्योग और रोजगार वर्ष से घोषित किया है, बहुत सारे कॉन्क्लेव उन्होंने किए। कितना असर उसका आपके क्षेत्र पर है? बिल्कुल, चूंकि बालाघाट जिला है वो प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। हमारे यहाँ पर औषधीय पौधे हैं, हमारे यहाँ पर जंगल में सागौन है, बीजा है, साल है, मतलब महंगी वनस्पति भी है और साथ साथ में लकड़ी भी है। साथ में हमारे यहाँ पर बांस बड़ी संख्या में है जो नेपा मिल जाती है। हमारा तेंदू पत्ता खूब होता है और जिसकी तुड़ाई होती है। तो हमारे आदिवासी भाइयों को यहाँ से बड़ा रोजगार मिलता है। साथ साथ में बालाघाट जिले के अंदर में मैंगनीज बड़ी है, बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है। हम मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मैंगनीज का खान हमारे यहाँ पर है। तो वहाँ पर भी लोगों को रोजगार काफ़ी है, चाहे वो तिरोड़ा हो, चाहे वो कुआ हो, भरवेली हो। तो यहाँ से लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर मिले और बहुत लंबे समय से चलते आ रही है सारी चीज़ें। लेकिन बालाघाट जिला मध्य प्रदेश के सबसे अंतिम छोर का जिला है। हम ये मान सकते हैं कि अभी तक के हमारे यहाँ पर जिस तरह से बड़े उद्योग आना चाहिए था, वो बड़े उद्योग हमारे यहाँ पे नहीं आए। जिस बात को लेकर हम अपनी सरकारों के पास में बात भी हमेशा रखते हैं, हमारे पूर्व के नेताओं ने भी इस बात को रखा है। चूंकि हम रेलवे कनेक्टिविटी में भी कटे हुए जिले के लोग हैं। अब हमारी सरकार जब से आई है तब से हम जबलपुर, हमारे यहाँ पे बालाघाट से रेल प्रारंभ हुई है। अभी भी हम लोगों को अगर भोपाल आना है तो महाराष्ट्र आना पड़ता है, वहाँ के आमगांव, गोंदिया, तुमसर से हम लोग ट्रेन लेते हैं। तो हमारी रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर अगर हो जा रही है तो सांसद जी हमारी जो है भारती पार्टी जी उसके लिए बड़ा प्रयास भी कर रही है। तो हम सीधे भोपाल से और जबलपुर से जुड़ेंगे। फिर हमारा नागपुर बड़ा मार्केट है महाराष्ट्र का। दूसरा हमारा बड़ा मार्केट है रायपुर, जो छत्तीसगढ़ का राजधानी है। तो इसके लिए हम किस सड़कों की जो कनेक्टिविटी है अगर बेहतर हो जाएगी वहाँ पर, तो हमारा जो है पानी हमारे पास में प्रचुर मात्रा में है। तो ऐसी स्थिति में जो बड़े उद्योगपति हैं वो सब चीज़ों को देखते हैं कि भाई कनेक्टिविटी में रेलवे हो, कनेक्टिविटी में बिजली का अच्छा साधन हो जाए, पानी हो, फिर सड़कें बेहतर हो ताकि उनके रॉ मटेरियल आ सके। तो अभी हम अगर हमारी सड़कें जो हैं, पहली सड़क जो है वो हमारी आई है, एक हाईवे आई है, 4 लेन सड़क आई है। और उसके बाद अब दूसरी जो सड़क है वो अभी चल रही है चर्चा, लेकिन उसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमारी बालाघाट लांजी विधानसभा से
होकर गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी, लिए हम लोग सभी लोग प्रयास में हैं कि वो बालाघाट जिले से होकर गुजरे तो सीधे हमारी कनेक्टिविटी जबलपुर, हमारा संभाग 300 किलोमीटर की दूरी पर है, हमारा राजधानी जो है हमारी 550 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग बहुत दूर से सफर करके आते हैं। तो जब आते हैं तो पूरा टाइम यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं, तो हमको रहता है कि भैया एक एक मंत्रियों से मिल ले, अधिकारियों से मिल ले, अपनी बातों को रख ले, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी बातों को रख ले। तो आवाज जो है बराबर पहुंच रही सरकार तक के, और लगातार यही कारण है कि हमारे यहाँ पर 2 पावर प्लांट लगे हैं, छोटे हैं अभी लेकिन वो लगे हैं। तो अब धीरे धीरे उद्योग की ओर भी जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कंक्लूड किया और इन्वेस्टमेंट सबमिट किया, तो इसका पूरा जो लाभ है अब मुझे लगता है कि बालाघाट जिले को भी आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगा। और नए उद्योग अगर प्रत्येक विधानसभाओं के अंदर में लगेंगे तो हमारे लोगों को उसका रोजगार भी सुनिश्चित होगी और युवाओं को अच्छा बेहतर आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। हमारे यहाँ पे सारी चीजों के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। सरकार जहां बड़े उद्योगों को बढ़ावा देना, बड़े प्लांट लगाना, इस तरह फोकस है, तो एमएसएमई के माध्यम से छोटे छोटे समूह बनाकर या इस तरह की एक्टिविटी से भी आर्थिक रूप से सशक्त लोगों को बनाने का प्रयास कर रही है। ये कितना एक्टिव है ये प्लान आपके क्षेत्र? देखिए, अभी पहली जमीन आवंटित हुई है इसी वर्ष। मैंने कलेक्टर महोदय को बोलकर और एसडीएम से बात करके एमएसएमई को 20 एकड़ जमीन मात्र अभी मिली है। पहली जमीन है जो मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर में एमएसएमई को गई है। तो अब छोटे उद्योग आएंगे, चूंकि हमारे यहाँ पे धान बड़ी मात्रा में होता है, तो वहाँ राइस मिल्स ही एक उद्योग है अगर हम कहते हैं, तो उसमें बहुत लोगों को रोजगार मिलता नहीं है। लेकिन बड़ी राइस मिल्स आएंगी तो हो सकता है 500,000 लोगों को उस पर रोजगार मिलेगा। और पहली बार हमने प्रयास किया और 20 एकड़ जमीन हमारे पास में आई, तो हमारी भी कोशिश है कि कोई नया उद्योग उस जगह पर आ जाए। अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जब सोमवार को मिला कैबिनेट की बैठक के बाद में, तो एक प्रोजेक्ट भी मेरे यहाँ का एक युवा है उसने मुझे दिया है कि उस प्रोजेक्ट को अगर हम करते हैं तो फूड से संबंधित उसका प्रोजेक्ट है जो प्रदेश के अंदर में वो उसको स्थापित कर सकते हैं धीरे धीरे करके। तो उस बारे में चर्चा हुई और उन्होंने उद्योग विभाग को तुरंत भेजा। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई तो डॉक्टर मोहन यादव जी इस क्षेत्र में जो है काफी प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर में, प्रत्येक जिले के अंदर में रोजगार के अवसर मिले, उद्योग अधिक से अधिक आए हमारे यहाँ पर, ताकि सरकार की भी जो स्थिति है वो बेहतर हो और आने वाले समय पे हर क्षेत्र का विकास अच्छे से अच्छा हो सके। तो इस तरह का जो प्रयास है आने वाले समय में प्रदेश के अंदर में देखने को मिलेगा। अब आपकी अपनी राजनीतिक यात्रा पर आ जाते हैं। विकास की बहुत सारी जो संभावनाएं हैं उनकी तरफ तो आप कोशिश कर ही रहे हैं। विद्यार्थी परिषद से शुरुआत हुई, युवा मोर्चा में आया और बीच में एक मोह भंग हुआ। आखिर कारण क्या था? क्यों इतनी नाराजगी हुई कि कुछ समय के लिए नहीं भाजपा ठीक रही? नहीं, भाजपा तो मेरा परिवार है और 52 से मेरा जो परिवार है वो जब पहला चुनाव दादाजी लड़े थे वो निर्दलीय लड़े थे। उस समय में कोई पार्टी कांग्रेस के विरोध में नहीं थी। फिर 57 में दादाजी ने लड़ा था प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी से और जनपद के पहले सभापति हुए थे 58 में वो। तो हमारा परिवार कभी भी कांग्रेस के एंटी ही रहा है और मैं भी जब आया तो मैं सीधे विद्यार्थी परिषद में आया और वहीं से चूंकि उससे पहले मैं शाखा जाना संघ में प्राथमिक वर्ग प्रशिक्षित था, तो मेरी मात्र जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। और बहुत मेहनत हम लोगों ने साइकिल से, मोटरसाइकिल से एक एक पंचायतों के अंदर में जाना, विद्यार्थी परिषद का गठन करना, फिर युवा मोर्चे का गठन करना, इस तरह से मैंने किया और चुनौती भरे मैंने चुनाव लड़ा, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य का हो, चाहे वो जनपद अध्यक्ष का हो। और जिले के अंदर में सबसे अधिक मतों से जीतने का भी रिकॉर्ड रहा है जनपद सदस्य के रूप में और जनपद अध्यक्ष के रूप में भी। तो एक मन में रहता है कि भाई जब हम उस लायक हैं, तो स्वर्गीय दिलीप भट्टरी जी के समय चले जाने के बाद में 2008 में जब मैं विधानसभा का प्रबल दावेदार था, मैंने टिकट मांगा था, लेकिन मुझे उस समय में टिकट नहीं मिली थी। तो मन में थोड़ा लगता है कि जब हम उस क्षेत्र में काम करते हैं और तो कुछ अपेक्षाएं रहती हैं, नहीं मिली थी तो हम अपने आप को मना करके ठीक है अब आगे दूसरी राजनीति करेंगे। फिर मैं किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा, फिर जनपद अध्यक्ष बन गया। फिर 13 में मैंने टिकट नहीं मांगा क्योंकि रनिंग विधायक थे। फिर 18 में
से पहले जब 2015 की बात आई तो मैंने कोई स्थानीय चुनाव नहीं लड़ा। जिला पंचायत भी लड़ सकता था, जनपद लड़ सकता था, नगर पंचायत लांजी का चुनाव लड़ सकता था, लेकिन मुझे 15 से लेकर 18 के बीच में फुल तैयारी करना था। मैंने प्रत्येक गांव के अंदर में डोर टू डोर संपर्क किया था 2018 की चुनाव की तैयारी के हिसाब से, और मुझे उस समय पार्टी से अपेक्षा थी कि पार्टी मुझे टिकट देगी। और उस समय जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो फिर मैं पार्टी से मुझे इस्तीफा दिया मैंने 2018 में, और लगभग 4.5 साल बाहर रहा। पार्टी ने इस्तीफा मेरा स्वीकार नहीं करी थी, लेकिन अपेक्षा थी कि मैं फिर से वापसी हो जाऊं पार्टी के अंदर में। लेकिन उस समय परिस्थितियां ऐसी बन रही थी कि जो हमारे यहाँ से जो पूर्व विधायक थे, वही जिले के अध्यक्ष थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं फिर से वापसी करूं भारतीय जनता पार्टी में। तो कारण ऐसा बना कि 2023 के चुनाव में मुझे चुनाव लड़ना था, और पूरे संकल्प के साथ में मैं उतर गया था कि अब मुझे ये चुनाव आगे लड़ना है। तो निश्चित तौर से फिर 23 के चुनाव की मैंने तैयारी चालू कर दिया था 21 से ही। तो उसी बीच में ये हुआ कि बहुत प्रयास मैंने किया कि पार्टी में पुनः वापसी हो जाए, लेकिन नहीं हुई। तो फिर थोड़ा साइड जाके तैयारी चालू किया। लेकिन मेरा अपना सौभाग्य था कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने मुझे वापस बुलाया, विधानसभा की टिकट दिया, और एक दिग्गज नेता जो सामने थी, जो लगातार बहुत बड़े अंतरों से हमेशा जीत रही थी, उनके परिवार का उस क्षेत्र के अंदर में बड़ा नाम है, और शहीद के रूप में स्वर्गीय लिखीराम कावरे जी को देखा जाता है। इस कारण से उनके साथ समाज भी बड़ी संख्या में जुड़ा हुआ था। तो हमने उनको परास्त करने का मौका मिला, और पार्टी के आशीर्वाद से आज विधायक के तौर पे काम कर रहे हैं। हिना कावरे के सामने आपने चुनाव लड़ा, वहां एक जादूगरी दिखी, लोगों को लगा अरे ये क्या हुआ, टिकट जब आपका हुआ। आप जितनी स्पष्ट तौर पर किसी विषय में विरोध कर देते हैं, कोई भी विषय हो, चाहे आउटसोर्स कर्मचारियों वाला विषय हम उठाकर देख लेते हैं, वहां भी आपने अपने बात रखी। डॉक्टर्स पर जब कार्रवाई हो रही थी, वहां आपने बात रखी। तो ये जो निडरता है, ये कैसे आती है? क्योंकि राजनीति में आदमी बयान देने से पहले नफा नुकसान बहुत तोलता है, आप क्यों नहीं तोलते? नहीं, देखिए कि क्या है कि जब मेरे पास में आउटसोर्स के काफी कर्मचारी आए, लड़के लड़कियां, तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया हमारा 22,000 रुपये पेमेंट है, लेकिन 17,000 रुपये हमको मिलता है। किसी ने बताया कि 12,000 रुपये पेमेंट है, लेकिन हमको 7,000 रुपये मिलता है। तो मुझे लगा कि बीच का जो पैसा है वो कहाँ जाता है। फिर उनको हर प्रतिवर्ष जो है रिन्यूअल के नाम पर 40-50 हजार रुपये, लाख रुपए लिया जाता है। तो मुझे लगा कि ये तो हमारे युवा बेरोजगारों के साथ शोषण हो रहा है। तो फिर मैंने उस बात को सीधे स्पष्ट तरीके से मीडिया को बुला करके उसे हाईलाइट किया, अपने प्रदेश के संगठन को भी इसकी जानकारी दिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात को कहा। तो उस समय वीडी भाई साहब प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत गंभीरता से उस बात को लिया। माननीय संगठन मंत्री हितानंद जी ने उसको बहुत गंभीरता से लिया, और सभी ने फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दिया, और लोगों को उसका लाभ मिला, बड़े स्तर पर लाभ मिला। और जो कंपनियां जो काम कर रही थी, उन कंपनियों में भी थोड़ा दबाव बना। तो निश्चित तौर से अगर युवा का अगर शोषण हो रहा है, तो फिर हम जैसा जनप्रतिनिधि अगर आगे नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। दूसरा ये था कि जैसे गांव के अंदर में डॉक्टर्स जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, छोटी मोटी कोई डिग्रियां ले लेते हैं, और घर पर जा जाकर लोगों को ठीक करने का काम करते हैं। कोरोना काल में उनकी बड़ी भूमिका अपने आप में रही है कि उन्होंने प्रत्येक मरीज को, जब बड़े डॉक्टर्स बड़े हॉस्पिटल मरीजों को नहीं ले रहे थे, तो गांव के अंदर में ही उन्होंने अच्छा इलाज करके लोगों को ठीक करने का काम किया। नहीं तो ये महामारी के इतने संकट में शायद हाहाकार मच जाता अगर ये ग्रामीण डॉक्टर हमारे साथ में नहीं होते। तो जब उन पे संकट आया और ये आया कि भाई ये ग्रामीण डॉक्टर अब गांव के अंदर में काम नहीं करेंगे, तो क्या होता है, ग्रामीण स्तर पर लोगों के पास में पैसा नहीं होता है। अगर आज किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहाँ 200 रुपये 400 रुपये फीस है, वो कहाँ से लाएगा। फिर दवाइयों का अलग खर्चा है, 500 1000 रुपये 2000 रुपये की दवाइयाँ हैं। कई परिवार के पास में अगर पैसा नहीं है तो ग्रामीण डॉक्टर स्वयं अपनी दवाइयाँ इंजेक्शन लगा करके अपनी फीस नहीं लेता। 2-2 4-4 6-6 महीने तक के अगर परिवार का सदस्य कहीं कमाने के लिए गया है, बाहर रोजगार पे गया, फोन पे बात हो जाती है कि भैया जब मैं आऊँगा पैसे दे दूंगा, बच्चे का अच्छे से इलाज कर
देना, हमारे पिता का अच्छे से इलाज कर देना। तो वो पैसा उनके ऊपर में साल साल भर बाद वो उनकी उधारी खरीदता है। कभी कभी तो ये होता है कि वो जो खेतों में जो फसल हुई है वही घर से वो लोग दे देते हैं और बेहतर इलाज उन लोगों को वहीं पे मिल जाता है। तो इस कारण से जब बात आई कि ये सारे ग्रामीण डॉक्टर्स को बंद किए जाएंगे, इनके छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं, उन पे छापेमारी कार्रवाई चालू हो गई, उसी समय पे फिर मुझे बयान देना पड़ा कि अगर आपने छेड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये जो स्थिति है, वैसे तो सरकार बहुत कुछ प्रयास कर चुकी है बॉन्ड भराना, और ये अभी बहुत कोशिश है कि एमबीबीएस डॉक्टर ग्रामीण इलाकों तक पहुंच जाए। एक सेगमेंट बहुत छूट जाता है, नेचुरोपैथी के भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो छोटे छोटे क्लिनिक खोलकर काम कर रहे हैं, या फिर ऐसी भी स्थिति है कि बीएचएमएस किया है, होम्योपैथी का डॉक्टर है या नेचुरोपैथी का डॉक्टर है, वो किसी और सेक्टर में अब सक्रिय हो गया, उसे लगा यार मैंने शायद चयन गलत कर लिया, मुझे सरकार की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। क्या इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता आज है सरकार की तरफ से कि नेचुरोपैथी का भी जो डॉक्टर है वो जिले पर एक किसी को हेड बनाकर बिठाया जाए और ब्लॉक स्तर पर भी उनकी नियुक्तियां हों? क्योंकि नेचुरोपैथी अपने आप में ऐसा ट्रीटमेंट है कि एलोपैथी एक बार नुकसान कर जाए, नेचुरोपैथी में देर लगेगी पर दुरुस्त हो जाएगा। देखिए, अभी एमबीबीएस के बाद में, मतलब एलोपैथी के बाद में सरकार ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी पोस्टिंग किया है। बीएमएस किए हुए भी बच्चे अब हमारे यहाँ पर सिविल हॉस्पिटलों में, सरकारी हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं, उनकी नियुक्तियां भी हो रही हैं। ये सही है कि बीएचएमएस किया हुआ व्यक्ति वो उसकी नियुक्ति नहीं हो रही है। तो वास्तव में अगर किसी को उस तरफ जाना है कि वो होम्योपैथिक दवाएं लेना चाहता है तो सरकार को उस दिशा में करना चाहिए ताकि बीएचएमएस किए हुए बच्चों को भी लिया जा सके। फिर बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं कि यूरानी और कई प्रकार के जो इलाज होते हैं उस तरह के भी इलाज के माध्यम से तो सरकार उनको रोक नहीं रही है, लेकिन बस यही कहती है कि भाई आपने जो डिग्री हासिल किया है उस डिग्री के अनुरूप ही आप काम करिए, ना कि आप एलोपैथी का उपयोग करिए। लेकिन क्या होता है कि जो बीएचएमएस है और इस तरह से अलग डिग्री लिया हुआ व्यक्ति है वो भी एलोपैथिक दवाएं दे देता है। ठीक है, आपका नॉलेज उस तरफ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ऐसे ग्रामीण डॉक्टरों को समझाते हैं कि भाई अगर आपको लगता है कि हम इस मरीज को ठीक कर सकते हैं तो ठीक है, और लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं तो फिर तत्काल रिफर कर दें, आप उसको सही सलाह दे दें कि वो अच्छे सिविल हॉस्पिटल में, अपने उप स्वास्थ्य केंद्र में या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आप चले जाएं और डॉक्टर से अपना इलाज करा लें। आजकल सरकारी व्यवस्थाएं भी इतनी बढ़िया है, जैसे मेरे लांजी हॉस्पिटल, किन्नापुर हॉस्पिटल के अंदर में लगभग 400 से ऊपर इंजेक्शंस और दवाइयां हैं। और हम देखते हैं कि जो हमारे ब्लड और यूरिन का जो टेस्ट होता है वो अगर बाहर हम कराने के लिए जाते हैं तो 7 से 8,000 रुपये मरीज को लगता है, वो फ्री में इलाज हो जा रहा है, वो भी ठेकेदारी पद्धति पर है और बढ़िया रिपोर्ट आती है। मैं स्वयं अपना जो इलाज है सरकारी हॉस्पिटल में करवाता हूँ। पहले मेरी प्राथमिकता वही होती है और अच्छे डॉक्टर सब आ रहे हैं, नई पीढ़ी आ रही है, पुराने लोगों का अनुभव भी है साथ साथ में, तो बेहतर इलाज हमारे सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर भी मिल रहा है। दवाई की कोई कमी नहीं है। कहीं अगर महंगी दवाई अगर और इंजेक्शन अगर आवश्यकता पड़ रही है तो हम सीधे सीएमएचओ से बात करके, सिविल सर्जन से बात करके, कलेक्टर से बात करके उन महंगी दवाइयों का और इंजेक्शंस का भी उपयोग खरीदारी करवाते हैं ताकि हमारे लोगों को अच्छा लाभ मिल सके। सरकार आयुष्मान कार्ड के तहत बड़ी योजनाओं में लोग उसका लाभ ले रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी हमारे पास जो शिक्षा अनुदान की राशि होती है उसमें भी हम परिवारों को लाभ देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की शिक्षा अनुदान की जो निधि होती है वहां से भी लोगों को लाभ मिलता है। मेरे यहाँ तो काफी लोगों को लाभ मिल रहा है उसका। और हमारे यहाँ परिवारों में इस तरह से जो पहले की स्थिति बनती थी कि लोग अपना जमीन जायदाद, सोना चांदी, इवन की कर्ज लेकर के अपने परिवार के लोगों का इलाज कराते थे, वो इस तरह से भयावह स्थिति आज की स्थिति में नहीं है। सरकार ने काफी अच्छा काम किया है लोगों के हित में और नीचे स्तर तक के लोगों तक के लाभ पहुंच रहा है। राजकुमार जी, साधना न्यूज के खास कार्यक्रम में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपसे मुलाकात हुई और मैं अपनी ओर से साधना न्यूज को शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से अनवरत आम जनता की आवाज को उठाते रहें।
तो आम जनता की आवाज को हम उठाते रहे और आम जनता के लिए काम राजकुमार जी लगातार कर ही रहे हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार, तमाम योजनाएं जनहित की लेकर आई है और उन योजनाओं से जुड़कर आम जनता, चूंकि जनता का भी जागरूक होना बेहद जरूरी है, जनता दोनों स्तर पर अपने आप को मजबूत करे, हमारे अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है, तो शायद बहुत हालात जो तेजी से बदल रहे हैं और तेजी से बदल सकते हैं। विशेष मेहताएं।